तो आज हम शुरू करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री। हिंदी में हम आज इसमें वीडियो में पढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो दोस्तों, भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे, सबसे पहले अरब आक्रमण हुआ, उसके बाद तुर्क आक्रमण हुए थे। अरब आक्रमण में अगर हम नाम देखते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम है। तुर्क आक्रमण में हम देखते हैं तो दो है, महमूद गजनवी, जिसको महमूद गजनी भी बोलते हैं, और तुर्क आक्रमण में एक है मोहम्मद कोरी। जो मोहम्मद गजनवी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अरब आक्रमण में देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सफल आक्रमण किया था, लेकिन उससे पहले भी दो ने मतलब कि दो ने यहाँ पर आक्रमण किया था। तो हम पूरा बैकग्राउंड से ही समझते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत पर अरब आक्रमण। सर्वप्रथम 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया, किंतु यह पराजित हुआ और मारा गया। सबसे पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया था। मतलब एक अभियान सिंध भेजा गया जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। सिंध जो है वर्तमान पाकिस्तान में है, लेकिन पहले ये भारत में ही था, किंतु ये पराजित हुआ और मारा गया। उसके बाद दूसरा भी अभियान बुदेल के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह भी असफल रहा। ठीक है। और तीसरा अभियान 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, जो कि सफल अभियान था। तो ये हुआ मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, और ये एक सफल अभियान था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया और दाहिर युद्ध करते हुए मारा गया। ठीक है। जो सिंध का शासक था कौन था उस टाइम पे? दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को भी जीत लिया। मुल्तान कहाँ है? तो ये वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। तो जजिया कर दोस्तों क्या होता है? जजिया कर गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर होता है, जो कि गैर मुसलमान से लिया जाता है। जो कि मुसलमान नहीं है उनसे कर लिया जाता है जजिया कर। तो जजिया कर से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जजिया कर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर है। तो अब हम जजिया कर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जजिया कर में निम्नलिखित लोगों को मुक्त रखा गया था: बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांगों को, ब्राह्मणों को। मतलब जो बच्चे बूढ़े, औरत, विकलांग, ब्राह्मणों से जो जजिया कर था वो नहीं लिया जाता, इन पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था। उसके बाद हमने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था, और इन्होंने मुक्त रखा था बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांगों को, ब्राह्मणों को। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर भी उन्होंने जजिया कर लगा दिया था। उसके बाद जब अकबर बादशाह बना था तो उन्होंने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर खत्म कर दिया था। उसके बाद औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर लगा दिया था। ठीक है। औरंगजेब ने मतलब कि पूर्ण रूप से इसको किसने खत्म किया था? जजिया कर को मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको पूर्ण रूप से खत्म किया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जजिया कर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हमने देखा कि जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। उन्होंने बच्चों, बूढ़ों, औरतों, विकलांगों को, ब्राह्मणों को इससे मुक्त रखा था जजिया कर से। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया था जजिया कर। उसके बाद अकबर ने क्या कर दिया? इसको खत्म कर दिया था 1564 में। औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर लगा दिया, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला ने पूर्ण रूप से इसको खत्म कर दिया था। दोस्तों अगर क्वेश्चन यह आता है कि जो अरब आक्रमण है उसमें सबसे पहले सफल आक्रमण किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया है। उससे पहले भी दो हुए हैं लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे। तो अरबों की सिंध विजय के कारण क्या थे? मतलब कि भारत में मतलब उन्होंने आक्रमण किए, उनके कारण क्या थे हम देख लेते हैं। तो तीन कारण थे: राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और इस्लाम धर्म। तो राजनीतिक कारण था कि मुस्लिम राज्य का विस्तार, उन्हें क्या करना था? अपने मुस्लिम राज्य का विस्तार करना था। उसके बाद आर्थिक कारण था, जो भारत है वो समृद्ध देश था, अतः यहाँ से उन्हें अधिकार करके धन प्राप्त करना था। उन्हें धन चाहिए था और धन प्राप्त यहाँ से करना था। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो दोस्तों इतना सा ही हमने देखा कि अरब आक्रमण में कौन कौन थे। तो अरब आक्रमण में हमने तीन देखे। एक तो उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन वो मतलब कि पराजित होकर मारा गया था, वो सफल नहीं हो पाया था। बुदेल के नेतृत्व में भी सफल नहीं हो पाया था। जो मोहम्मद बिन कासिम था उसके नेतृत्व में जो अभियान था 712 ईस्वी में, वो सफल हो पाया था। उसके बाद हम देखते हैं भारत पर तुर्क आक्रमण।
तुर्क चीन के उत्तर पश्चिम भाग में निवास करने वाली एक जनजाति थी। 962 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य या यामेनी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो अल्पतगीन ये नाम याद रखना है। अल्पतगीन ने तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य या यामेनी साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद जो अल्पतगीन है, अल्पतगीन 962 से 977 में शासक बनता है। तो इसकी राजधानी अल्पतगीन हमने पढ़ा, तो गजनी साम्राज्य को गजनी इसलिए भी कहते थे क्योंकि इसकी राजधानी गजनी थी। उसके बाद अल्पतगीन ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया। इनमें से एक था सुबुतगीन। सुबुतगीन उसके बाद शासक बना। अल्पतगीन के बाद शासक सुबुतगीन ही बना था। उसके बाद सुबुतगीन 977 से 997 तक राजा बनता है। तो दोस्तों जो ये 977 सन वगैरह ये नहीं पूछे जाते हैं। तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुतगीन। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि भारत पर पहला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, और भारत पर दूसरा जो अरब मतलब कि सॉरी तुर्क आक्रमणकारी भारत पर सुबुतगीन था। तो भारत पर पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुतगीन। इसने 986 में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया, उसे पराजित कर दिया। सुबुतगीन की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्र थे, एक था अब्दुल कासिम महमूद और एक था इस्माइल। इन दोनों के बीच युद्ध होता है उत्तराधिकार के लिए कि कौन अगला शासक बनेगा। तो दोस्तों हम अब्दुल कासिम महमूद यही है जो बाद में महमूद गजनवी के नाम से या महमूद गजनी के नाम से बाद में शासक बनता है। दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध होता है, और जिसमें अब्दुल कासिम महमूद मतलब कि महमूद गजनवी विजयी होता है, और उसको ये अब्दुल कासिम महमूद जो था वो महमूद गजनी या महमूद गजनवी के नाम से बाद में शासक बनता है। 998 से 1030 तक ये शासक बनता है। तो महमूद गजनवी के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि इसने सोमनाथ मंदिर पर 16 बार आक्रमण किया था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया था, और जो 16वां आक्रमण था वो इसने सोमनाथ मंदिर पर किया था। सुबुतगीन की मृत्यु के बाद जो मोहम्मद गजनी है वो 998 में गद्दी पर बैठा। 1000 से लेकर 1027 तक इसने भारत पर आक्रमण किया। कुल 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गजनी से ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इसने कितने बार, 17 बार इसने आक्रमण किया भारत पर। मोहम्मद गजनी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके वापस अपने देश लौट गया। तो इसने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, और ये फिर अपने देश मतलब कि अपने भारत से अपने देश लौट गया था। महमूद गजनी के प्रमुख भारतीय अभियान तो देखते हैं। महमूद गजनी भारत में कुल हमने पढ़ा 17 बार इसने कुल आक्रमण किया था भारत पर। तो हम देख लेते हैं। वैसे तो इम्पोर्टेंट जो है वो 1025 वाला सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था वो है, लेकिन हम कुछ और भी देख लेते हैं, आ जाते हैं। 1001 से 2 ईस्वी में इसने हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया, जहां का राजा जयपाल था, इसने उसको पराजित किया। 1005 से 6 ईस्वी में इसने मुल्तान पर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में, अब्दुल फतेह दाऊद था यहाँ का राजा। 1008-9 में इसने हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया, और यहाँ का जो राजा था वो आनंदपाल था। उसके बाद 1012 से 1013 ईस्वी में थानेश्वर पर इसने क्या किया? आक्रमण किया, और यहाँ का राजा जो था वो था राजा राम। ठीक है, उसके बाद अब आगे हम देखते हैं। उसके बाद 1018 में 18 से 19 में इसने कन्नौज पर आक्रमण किया। वहाँ का जो राजा था राज्यपाल था, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1020 में इसने कालिंजर पर आक्रमण किया। यहाँ का विद्याधर जो राजा था। 1025 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोमनाथ पर इसने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया, और भीमप्रथन था वो यहाँ का राजा था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? ठीक है, तो 1025 में, और वहाँ का राजा उस टाइम पे कौन था? भीम प्रथम था। अब देखते हैं, महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा। तो कौन से आक्रमण में? 16वें, याद रखना है। मंदिर को लूट के जाने के क्रम में उस पर कुछ जाटों ने आक्रमण किया। उससे क्या करा, जब वो जा रहा था, 16वें आक्रमण उसने किया जब सोमनाथ मंदिर पर, और वो अपने देश वापस जा रहा था, कुछ जाटों ने उस पर आक्रमण किया और उससे कुछ संपत्ति लूट ली। तो जो महमूद गजनी है उसने उस टाइम पर उनसे युद्ध नहीं लड़ा, मतलब उस टाइम पर वो उनसे नहीं बिछड़ा। उसे ये नहीं किया कि मैं अभी इनसे युद्ध लड़, क्योंकि अगर वो उनसे युद्ध लड़ता उस टाइम पर तो वो जो और धन उसके पास था वो भी उससे लूट ले लेते। तो उसने
महमूद गजनवी ने जो अपना अंतिम आक्रमण 1027 में जो किया था, मतलब लास्ट जो उसका आक्रमण था वो जाटों के विरुद्ध ही था, और 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मौत हो जाती है। अब देखो हम बात करते हैं, जब महमूद गजनवी देश में आता था, भारत में आता था, मतलब कि कई बार वो भारत में आक्रमण करने, तो उसके साथ साथ अलग अलग इतिहासकार भी आते थे। फिरदौसी, जैसे कि इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं जोन जोन से इंपॉर्टेंट है, फिरदौसी, अलबरूनी और उतबी, तो 3 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी रचना भी आती है, फिरदौसी, अलबिरूनी और उतबी। तो फिरदौसी की एक रचना है शाहनामा, फिरदौसी की रचना है शाहनामा, अलबरूनी की रचना है किताब उल हिंद, अलबरूनी की रचना क्या है, किताब और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार सुना भी होगा, किताब उल हिंद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उतबी की रचना होती है किताब उल यामिनी, उतबी की रचना क्या है, किताब उल यामिनी। तो हमने याद रखना है कि फिरदौसी की रचना शाहनामा है, अलबरूनी की रचना किताब उल हिंद है, किताब उल हिंद, और उतबी की किताब उल यामिनी, क्योंकि साम्राज्य ही यामिनी था इसलिए। महमूद गजनी को बुता शिकन तथा मूर्ति भंजक भी कहा गया। वो इसलिए कहा गया क्योंकि जो महमूद गजनी था, उन्होंने जब आक्रमण किया था भारत पर, तो वहाँ से बहुत सारी उसने मूर्ति, मतलब मूर्ति भी वो ले गया था, और उसने मूर्ति को खंडित भी किया था, तो इसलिए कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का प्रभाव हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही।